चले देखिए, अब जो स्टूडेंट जो लिखे हैं वहीं पे रुक जाइए, फिर मौका मिलेगा लिखने का। देखिए बायोलॉजी में एक चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें, 11वीं क्लास का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से लोग मेडिकल फील्ड में जाते हैं, नीट का परीक्षा देते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और भी बहुत सारे चीज है, एग्रीकल्चर है, बीएससी नर्सिंग है, फार्मेसी है, पैरामेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस, बहुत सारे कोर्स में एडमिशन मिलता है। जो बच्चे मैथ लेके जाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे जेईई मेंस एडवांस के बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल इंजीनियर है, बहुत सारा ब्रांच है जो इंजीनियर बनते हैं। ये आगे देखो, ये जो बायोलॉजी में आज से 1 साल पहले 22 चैप्टर पढ़ना था पूरे 11वीं क्लास में। ठीक है, नया जो सिलेबस तुम्हारा इस बार से आया है, उसमें से 3 चैप्टर हटा दिया है, तो 22 की जगह सिर्फ आप तुमको 19 ही चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? 19 चैप्टर में एक चैप्टर का पूरा पढ़ाई यहाँ कोचिंग में हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका के बारे में। जिस भी बच्चे का छूटा हुआ वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको अलग से फिर से हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। और दूसरा चैप्टर जो शुरू हुआ है कोचिंग में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये जल्द से जल्द खत्म नहीं हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा पढ़ाई हो चुका है, तो जिसका पीछे वाला छूटा हुआ उसको हम आपको रिकवर करेंगे। फिलहाल अभी जो चैप्टर चल रहा है जहां से, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 स्टेजेस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को मन में सवाल आता होगा, ये माइटोसिस क्या होता है? कल ही के क्लास में समझाए थे कि सेल डिवीजन में 2 तरह का फेज आता है, कोशिका विभाजन जो होता है, कोई भी कोशिका डिवाइड जो करता है, एक माइटोसिस से और एक मियोसिस से। माइटोसिस में क्या होता है? जो भी क्रोमोजोम होता है, गुणसूत्र होता है, जो माता पिता में वही बच्चा में रहेगा नहीं, सेम रहेगा। 2n = 46, वहां भी 46 तो यहाँ भी 46। और मियोसिस में सीधा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में रहा ना? तो ये जो माइटोसिस जिसको बोलते हैं, हम तुमको एक चक्र बताए थे, ऐसा करके डायग्राम बनाए थे, हम तुमको बताए थे कि सेल डिवीजन को 2 फेज में बांटते हैं, एक को बोलते हैं इंटरफेज, एक को बोलते हैं डिवीजन फेज। ठीक है, और डिवीजन फेज को ही बोलते हैं माइटोसिस। समझ में रहा? जैसे देखो इसमें ऐसे बताए थे, इसको बोले थे G1 फेज। क्या बोलते थे? याद है? इसको क्या बोलते थे? S फेज, G1 फेज, S फेज, और इसको क्या बोलते थे? G2। और ये जो तीनों फेज होता था, इसको बोलते थे इंटरफेज। क्या बोलते थे? इसको बोलते थे इंटरफेज। और जैसे ही G2 फेज खत्म होता था, तो उसके बाद सेल किस में चला जाता था? ये पूरा जो बड़ा सा फेज दिख रहा है, इसको बोलते हैं M फेज। क्या बोलते हैं? M फेज। या इसी को क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज। क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज। या इसी को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? ये 4 तरह का होता है। इसको बोलते हैं प्रोफेज, इसको बोलते हैं मेटाफेज, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? टेलोफेज। और यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कल के ही क्लास में तुमको बताए थे, कोई भी सेल डिवाइड करता है ना, तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? ऐसा मान लो एक सेल है, इसके बीच में केंद्रक है, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो देखो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, 2 न्यूक्लियस बनेगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस 1 से 2 हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड जो करता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड किया, तो ये तुमको पता है ना, 9वां क्लास में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर इस सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। ये अलग सेल हो जाएगा, ये अलग, तो 2 तरह का सेल बन गया। इसका ये अलग सेल, ये अलग सेल, इसका कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया? तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, तो उसको बोलते थे कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। 2 पार्ट में 2 सेल हो गया। ये सब पहले पढ़ाया हुआ है। देखो इसका एनसीईआरटी जो किताब है तुम्हारा 11वीं क्लास का, जो पूरे देश में चलता है, देखो यही डायग्राम देखो, ये वाला देखो, पहला G1 फेज है, G1 के बाद क्या लिखा हुआ है? S फेज, उसके बाद क्या लिखा हुआ? G2, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है M फेज, इसी को बोलते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है M फेज, यानी माइटोसिस के अंदर 4 स्टेज आता है। कितना स्टेज? ये माइटोसिस के अंदर कितने स्टेज? इसके लिए एक ट्रिक्स बताए हैं, मैं खुद से बनाया हूँ ट्रिक्स, इसको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। इसका ट्रिक्स याद रखना, PMAT। क्या याद रखोगे? ट्रिक्स क्या याद रखोगे? PMAT। जहां पे P का मतलब क्या होता है? प्रोफेज। क्या होता है? M का मतलब होता है मेटाफेज, A का मतलब क्या होता है? एनाफेज, और T का मतलब क्या होता है? टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही 4 फेज को PMAT बोलते हैं, जो माइटोसिस के अंदर आते हैं। अब इसी को बारी बारी से पढ़ना है, परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या पढ़ना है? सबसे पहला क्या पढ़ना है? प्रोफेज। और हम देखने जा रहे हैं कि जब सेल प्रोफेज में पहुंचता है ना, उसके बाद क्या क्या होता है। तो देखो, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। देखो माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, 1 से 2 न्यूक्लियस बना, तो उसमें सबसे पहला स्टेज किससे गुजरना पड़ता है? प्रोफेज से। किससे गुजरना पड़ता है?
लिखा फॉलोज द एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। देखो फॉलो मतलब क्या हुआ, तुम ही सोचो, पहले सेल G1 फेज में जाता है, G1 के फेज के बाद सेल किस में जाता है, S फेज में, S फेज के बाद किस में जाता है, G2 फेज में, पहले बता चुके हैं। और G2 फेज के बाद है ना प्रोफेज आता है, यानी ये प्रोफेज किसको फॉलो किया है, S फेज को और G2 फेज, वही तो लिखे हैं, देखो ना, ये फॉलो द S फेज एंड G2 फेज, समझ में आ रहा है, ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज मतलब इसी को इंटरफेज बोलते हैं, समझ में आ रहा। आगे देखो, इन S and G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरलिंक। करा तुमको पता है ना, S और G2 फेज में यहाँ पे एक DNA लिए थे, जैसे ही S फेज में जाता है कितना DNA हो जाता है, 2। कितना हो जाता है, G2 में भी कितना हो जाता है, 2। तो ये जो G2 और S फेज में जो नया DNA बना था, DNA समझते हो क्या होता है ना, DNA का नाम सुने हो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, 9वां-10वां में पढ़ा होगा। माता पिता का कुछ गुण बेटा बेटी में आ जाता है, इसी DNA के थ्रू आ जाता है, पता है ना, पूरा गुण नहीं आता है, कुछ गुण आ जाता है, समझ में आ रहा। तो S और G2 फेज में जो नया DNA बना था, वो DNA जो बना वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग नहीं है, मतलब दिखता नहीं है, क्लियरली दिखता नहीं है, बट इंटरवीन मतलब एक दूसरे में गुथा हुआ है, लपेटा हुआ है, समझ में आ रहा। DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताएंगे आगे, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो इसके बाद पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल, बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि पूरा बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री है, क्या है। इसके बाद जो बायोलॉजी में आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो काफी बेहतरीन चैप्टर है, उसका इस्तेमाल बायोलॉजी के 11वीं और 12वीं, 11वीं में जितना भी चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजी में और 12वीं में जितना चैप्टर पढ़ोगे हर चैप्टर में उसका इस्तेमाल होता है बायोमोलिक्यूल्स का। अब बायोमोलिक्यूल को समझने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, क्या चीज का, और तुमको कोचिंग में तो केमिस्ट्री का भरपूर नॉलेज दिया जाता है, तो बायोमोलिक्यूल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वहां जो हम पढ़ाएंगे इससे बात उसमें बताएंगे DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सांप को देखो, 2 सांप जोड़ा खेलता है, दो सांप ऐसे जोड़ खेलाता रहता है, कैसा नजर आता है वो देखने में, वैसा ही DNA होता है। 2 सांप एक दूसरे में लपटा के कैसे जोड़ खेलाता है, ऐसे मुंह होता है ना, ये DNA का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, समझा, दिमाग में बैठेगा। तो देखो आगे देखो क्या लिखा है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कह रहा देखो, तुमको पता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, क्या होता है जी, धागा के जैसा रचना। तो सबसे पहले प्रोफेज जैसे शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम का जो मटेरियल होता है कंडेंस करता है, क्या करता है, देखो ऐसे ऐसे क्रोमोसोमल मटेरियल है धागा के जैसे, अब ये सब आपस में मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे लपटाएगा, कंडेंस मतलब ऐसे एक दूसरे में लपटाने लगेगा, कंडेंस होने मतलब ये हुआ, ठीक है। ये स्टार्टिंग ही होता है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। जब ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, ये अनटेंगल मतलब पूरा दिखता नहीं है, जैसे तैसे लपटाया रहता है। आगे देखिए, द सेंट्रियोल व्हिच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेजेस ऑफ द इंटरफेस में क्या नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, एक ऊपर में पोल्स होगा, पोल मतलब समझते हो ध्रुव, क्या होता है, ये भी एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पढ़े हो गूगल में। तो कह रहा है कि आपने देखा था एस फेज ये जो एस फेज का जब हमने पढ़ाया था तो एस फेज में बताया था एक सेल के बारे में, किसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में, किसके बारे में, एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेट मतलब दोगुना हो जाता है। ये जो सेंट्रियोल दोगुना हुआ था जिसका संख्या, वो अब क्या करेगा, इस प्रोफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ अपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा। अपोजिट पोल्स की तरफ जाने का मतलब क्या होगा, देखो कुछ सेंट्रियोल यहाँ नीचे चले जाएगा और कुछ सेंट्रियोल कहाँ चला जाएगा, एक पोल ऊपर एक पोल नीचे, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाने का शुरुआत हो जाएगा। किसमें जाने का शुरुआत हो जाएगा, प्रोफेज में। किसमें जाएगा, चलिए तो देखिए यहाँ पे अभी हम आपको प्रोफेज पढ़ा रहे हैं। प्रोफेज में देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एनास्ट्रल एंड एम्फियास्ट्रल माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब डिवीजन फेज, जिसमें कोई भी सेल डिवाइड करता है उसका का विभाजन होता है। ये जो माइटोसिस है इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, कितने भाग में, एक को कहते हैं एनास्ट्रल माइटोसिस और एक को क्या बोलते हैं, एम्फियास्ट्रल माइटोसिस। परीक्षा में पूछेगा एम्फियास्ट्रल माइटोसिस का मतलब क्या होता है और एनास्ट्रल माइटोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इधर क्या लिखा है, इन हायर प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट एंड नो एस्टर्स आर फॉर्म। देखो प्लांट्स में अगर देखेंगे, पेड़ पौधा में अगर देखेंगे तो वहां पे सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। और जब सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाएगा तो एक जो स्ट्रक्चर जो है एस्टर नाम का स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में बनता है, वो बनता नहीं है। तो चूंकि इस माइटोसिस में एस्टर नहीं बना तो क्या लिखा है, माइटोसिस विदाउट एस्टर, माइटोसिस बिना एस्टर का। एस्टर क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर होता है
संरचना जो सेल डिवीजन के द्वारा बनता है। तो इस माइटोसिस में एस्टर नहीं बन रहा है, तो ऐसे माइटोसिस को क्या बोलेंगे? ऐसे माइटोसिस को क्या बोलेंगे? एनास्ट्रल माइटोसिस। क्या बोलेंगे? जिस माइटोसिस में एस्टर नहीं बनता है उसको क्या बोलते हैं? जिस माइटोसिस में एक लाइन का परिभाषा है, तुमसे पूछेगा परीक्षा में कि व्हाट इज एनास्ट्रल माइटोसिस। एनास्ट्रल माइटोसिस क्या होता है, क्या लिखोगे? तो माइटोसिस इन विच एस्टर इज नॉट फॉर्म, जिस माइटोसिस में एस्टर नहीं बनता है वो एनास्ट्रल। तुम्हारे मन में आएगा सर एस्टर होता क्या है, तो इसी चैप्टर में बताएंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है। अभी देखो आगे, इन एनिमल्स ये किसमें एनास्ट्रल माइटोसिस किसमें होता है? पेड़ पौधा में कि जानवर में? ये क्या लिखा है? जानवर है, ये जानवर, ये क्या लिखा है? प्लांट में ना भी पढ़ा रहा है, क्या जानवर बोल रहा है? ये एनास्ट्रल माइटोसिस पेड़ पौधा में होता है। कहाँ होता है? हायर प्लांट्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आगे देखो, आप जानवर में देखते हैं, एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में एस्टर पाया जाता है, सेंट्रियोल भी पाया जाता है। तो इस तरह के माइटोसिस को क्या बोलते हैं? जहां एस्टर बनता है उसको बोलते हैं एम्फी एस्टर। क्या बोलते हैं? जहां एस्टर बनेगा उसके माइटोसिस को क्या बोलेंगे? एम्फी एस्टर माइटोसिस, या इसी को बोलेंगे एस्टर माइटोसिस, मतलब एस्टर बन रहा है। और ये जो एम्फी एस्टर माइटोसिस कहां पाया जाता है? एनिमल्स में, जितने भी जानवर है, जितने जंतु उसका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। मतलब प्रोफेज का जब शुरुआत हुआ था तो हमने बताया क्या क्या होता है प्रोफेज में। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होता है। क्या होता है? मतलब नजदीक आते आता है, एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गया फाइबर प्रोफेज के शुरुआत में। लेकिन जब प्रोफेज खत्म होता है तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान 3 पॉइंट हम लिखा है। जब प्रोफेज खत्म होता है तो देखिए, पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखा और तीसरा पॉइंट ये लिखा है। तीनों पॉइंट आप समझाते हैं कि प्रोफेज के लास्ट में कौन कौन सा इवेंट्स, कौन कौन सा घटना देखने को मिलता है। सबसे पहला देखिए, क्रोमोसोम्स मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। देखो ये फाइबर था, ऐसे रखा हुआ था, इसे वो क्रोमेटिन फाइबर, धीरे धीरे ये सारे फाइबर नजदीक आ गया, सब एक दूसरे में कंडेंस हो गया। ये जो कंडेंस होकर नया चीज बनाया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? तो 9वां 10वां में पढ़ा हुआ कि किसी भी इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। किसके अंदर होता है? हमारा। ये क्रोमोसोम कहाँ बनता है? प्रोफेज में। कहाँ बनता है? आगे देखिए, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। इसका मतलब क्या होगा? देखो, क्रोमोसोम का जब तुम स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, सेल चैप्टर में भी तुमको स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था, तो ऐसा बताया गया था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। देखो ऐसे करके, देखो ऐसे बताया गया था, जैसे एक क्रोमोसोम है ना, तो दूसरा क्रोमोसोम ऐसे करके बताया गया था। ये जो पॉइंट होता है ना, जहां पे कोई 2 क्रोमोसोम मिलता है, जिस पॉइंट पे दोनों क्रोमोसोम ऐसे 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 सोचो, ऐसे एक ऐसा है और एक ऐसा है, हमारा ना। तो जिस पॉइंट पे दोनों क्रोमोसोम मिला ना जी, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? और ये क्रोमोसोम के अंदर 2 ठो, ये क्या है? ये वाला क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दोनों मिला के क्या बन गया? क्रोमोसोम। क्या बनेगा? यही लिखा हुआ देखो ना यहाँ पे, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। ये क्रोमोसोम लगेगा कि 2 क्रोमेटिड्स से बना हुआ है। कितने क्रोमेटिड्स से बना हुआ है? 2 क्रोमेटिड्स से। और ये दोनों क्रोमेटिड कहाँ पे जुड़ा हुआ है? कहाँ पे जुड़ा हुआ है? इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? इसको सेल चैप्टर में भी आपको टीचर पढ़ाया था। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोफेज के अंत में क्या और दूसरा पॉइंट दिखता है? देखो क्या लिखा, सेंट्रोजोम विच आर अंडर, देखो विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज मतलब G1 फेज, S फेज, G2 फेज में एक स्ट्रक्चर था सेंट्रोजोम, जिसका दो पार्ट बना था, 2 गुना बना था, ठीक है। बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। ये सेल का जो अपोजिट पोल है, ये सेंट्रोजोम जो बना, कुछ सेंट्रोजोम इधर जाने लगेगा, कुछ सेंट्रोजोम इधर जाने लगेगा, यही हुआ। समझ में आ रहा? ईच क्रोमोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। और प्रत्येक क्रोमोसोम एक माइक्रोट्यूब्यूल्स को बाहर निकालेगा। जिस माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्रोमोसोम ऐसे बाहर निकालता है ना, उसी को कहा जाता है एस्टर। क्या कहा जाता है? अब ये बता रहे थे ना एस्टर के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये एक तरह का होता है जो क्रोमोसोम के द्वारा निकाला जाता है। समझ में आ रहा? द 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स माइटोटिक एपैरेटस। और ये दोनों एस्टर स्पिंडल फाइबर के साथ क्या बनाता है? एक एपैरेटस बनाता है, जिसका क्या नाम है? माइटोटिक एपैरेटस। ये दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखो, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जब आप सेल को हम अगर देखेंगे, कोशिका को देखेंगे प्रोफेज के अंत में, कैसे देखेंगे? एंड व्हेन व्यूड ऑन अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप समझते हो? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी भी छोटे छोटे चीज को देखने में काम आता है। जो चीज तुमको आंख से नहीं दिखता है, अगर माइक्रोस्कोप से देखो, दूध कहा जाता है दही में बैक्टीरिया होता है, तुमको तो ऐसा दिखेगा नहीं है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तुम देखोगे माइक्रोस्कोप के थ्रू वो भी दिख जाएगा।
तो कहा जाता है जब सेल लास्ट में प्रोफेज का अंत होता है ना, उस समय तुम माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर सेल को देखोगे तो क्या नजर आएगा, देखो क्या लिखा है, डू नॉट शो, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या लिखा है, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डू नॉट शो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डू नॉट शो न्यूक्लियोलस, डू नॉट शो न्यूक्लियर एनवेलप। इसका मतलब क्या होगा, सेल चैप्टर तो तुमने पढ़ा होगा, सेल चैप्टर अगर जो बच्चे 11वीं में नहीं पढ़े हैं, 9वां क्लास का तो सेल पढ़ा होगा, 9वां क्लास में कोशिका पढ़ा हो, कोशिका चैप्टर, वहां भी तुम पढ़ा होगा एक जंतु कोशिका होता है, एक पादप कोशिका होता है, पढ़े थे, प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल, और कोई भी सेल जो होते हैं उसके कोशिका द्रव में बहुत सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुने हो, गोल्जी अपैरेटस नाम सुने हो, माइटोकॉन्ड्रिया सब पढ़ा होगा 9वां क्लास में, सब पढ़ना था, न्यूक्लियस, केंद्रक, ये सब जितने भी स्ट्रक्चर जो इसमें पाया जाता है ना जी कोशिका द्रव के अंदर, वो तुमको दिखेगा नहीं, डू नॉट शो, प्रोफेज के लास्ट में वो नहीं दिखता है, प्रोफेज के लास्ट में, तो तुमसे पूछेगा प्रोफेज के लास्ट में कौन ऐसा चीज है जो सेल के अंदर नहीं दिखता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर, ये गायब हो जाता है, क्या हो जाता है। अब देखिए इसका कुछ डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, वो डायग्राम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक अगर खोलिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज मतलब प्रोफेज के शुरू में, प्रोफेज से पहले, देखो प्रोफेज से पहले का कुछ सेल का डायग्राम ऐसा होता है, देखो ये क्रोमोसोम देखते हो, क्रोमेटिन फाइबर कुछ यहाँ है ना, देखो लेट प्रोफेज, जब ये प्रोफेज खत्म हो गया तब प्रोफेज कर ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम, क्या बनाता है, देखो ये वाला चीज सट के देखो सब एक जगह आ गया, क्रोमोसोम बना रहा है, देख रहे हो, कुछ ऊपर वाले पोल पे है, कुछ नीचे वाले पोल पे है, तो ये लेट प्रोफेज है, मतलब प्रोफेज के बाद का डायग्राम ऐसा होता है। प्रोफेज के नीट के परीक्षा में क्या बारी डायग्राम में पूछ देता है, क्या पूछते हैं जानते हो, ये डायग्राम बना के दे देगा नीट में, पूछेगा किसका डायग्राम है, डायरेक्ट पूछता है लोग 11वीं नीट में कहां से क्वेश्चन आता है, 11वीं का बायोलॉजी या प्लस 12वीं का 2 साल का बायोलॉजी से, अब बच्चा को तो याद ही नहीं आता है 2 साल में कहां पर है, जो बच्चा बढ़िया से पढ़ा रहता है ये देखता कहता हो ये अर्ली प्रोफेज है, क्या है, इस डायग्राम को देख के क्या बोलोगे, लेट प्रोफेज, क्या बोलोगे, डायग्राम वाला क्वेश्चन खूब आता है बायोलॉजी में, डायग्राम पहचाना, तुम्हारे भी कॉलेज के परीक्षा में दोनों डायग्राम दे देगा, ये वाला देख रहा है सब सटा हुआ कॉर्नर पे, कैसा हो गया अर्ली प्रोफेज, अच्छा बीच में आ गया तो कैसा हो गया लेट प्रोफेज। तो तुम कहां तक पढ़ सकते हो आज के क्लास में, देखो प्रोफेज यहाँ पे लिखा हुआ, देखो मैम पेज ये पूरा पढ़ लेना, ये पूरा पढ़ लेना, यहाँ तक पेज नंबर 123 तक पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, पूरा पढ़ सकते हो जितना भी पढ़ा है, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें भी आपको ले चले बायोलॉजी में, बायोलॉजी में भी आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इसमें पहले हम डिवीजन पेज को भी पढ़ा रहे हैं, डिवीजन पेज में बताते हैं विक्ट्रिक्स, पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज के बारे में पढ़ा चुके हैं, प्रोफेज के बाद अब अगला फेज है मेटाफेज, क्या है जी, देखो मेटाफेज में क्या होता है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप marks the start of second phase of mitosis, hence the chromosomes are spread through the cytoplasm cell। इसका मतलब क्या होगा, ये जो दूसरा फेज जो है माइटोसिस का, डिवीजन फेज का, मेटाफेज, इसमें क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से गायब हो जाता है। देखो न्यूक्लियस जो होता है ना बीच में सेल के, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, वो गायब हो जाता है, न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन का रहता है, बिना झिल्ली का रहता है। किस फेज में ऐसा हो जाता है, मेटाफेज में। किस में होता है जी, मेटाफेज में पूरी तरह से गायब हो जाता है। आगे देखो, hence the chromosomes are spread, तो जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, देखिए ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, अब इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम, तो जब मेम्ब्रेन नहीं रहेगा झिल्ली तो उसका क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा, बीच में बाहर आ जाएगा ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, कहाँ जाएगा, ये कोशिका द्रव है ना, तो इसी साइटोप्लाज्म में वो कौन आ जाएगा, क्रोमोसोम फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, फैलेगा। किस स्टेज में, मेटाफेज में। किस में आएगा, देखो बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एज दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस मेटाफेज में क्रोमोसोम जो कंडेंस हो रहा था वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है, और क्रोमोसोम भी तुमको पूरी तरह से दिखेगा, किससे, माइक्रोस्कोप से। जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मेटाफेज में क्रोमोसोम पूरा नजर आता है, क्या आता है, देखो पूरा नजर आता है। देखो दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट स्टडीड। देखो क्या है, this then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। morphology का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में morphology का मतलब होता है किसी भी चीज के बाहरी चीज को अध्ययन करना। जैसे गुणसूत्र को स्टडी करना क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम के बाहरी चीज को जो स्टडी करेंगे वही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है, किसी चीज के अंदर चीज को स्टडी करते हैं, हमारे शरीर के अंदर का चीज, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, तो मॉर्फोलॉजी। इस मेटाफेज में क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजी है उसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। किस फेज में, मेटाफेज में, क्योंकि क्रोमोसोम पूरा नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ठीक है। देखो लिखा है एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। इसका मतलब क्या हुआ,
मेटाफेज का क्रोमोसोम देखो कैसा होगा, देखो ये ऐसे होगा, देखो ऐसे होता है, समझा। ये मेटाफेज का एक ठो सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, और दोनों जुड़ा होगा कहाँ पे, एक कॉमन पॉइंट होगा बीच में, जिसको बोलते क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, देखो इससे करके होगा क्रोमोसोम। ये सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा देखो इस सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है? तो देखो ये निकाल, इस मेटाफेज स्टेज में जो मेटाफेज क्रोमोसोम होगा दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना होगा, एक ये, ठीक है। और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पे जुड़ा होगा, जिस पॉइंट पे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे जुड़ा है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। आगे देखिए, स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। देखिए सेंट्रोमियर के सरफेस पे एक डिश शेप स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ऐसे करके, समझा। इस डिश शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक डिश शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ये सेल चैप्टर में पढ़ाया गया है। सेंट्रोमियर के पास एक डिश शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, these structures serve as the site of attachment of spindle fibers found by microtubules to the chromosomes that are moved into position at the cell। देखो क्या लिखा है, ये जो काइनेटोकोर है इससे कौन चीज जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर। कौन चीज जुड़ता है, देखो क्या होगा, देखो ऐसे क्रोमोसोम है, देखो इसे ऐसे क्रोमोसोम रहेगा, मान लो ऐसे रहेगा ना, तो इसका ही काइनेटोकोर होगा, इसका भी काइनेटोकोर होगा, ऊपर से एक स्पिंडल फाइबर होगा जो इसको ऊपर खींचेगा, इस सिस्टर क्रोमेटिड से नीचे से एक फाइबर होगा नीचे खींचेगा। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ से जुड़ा रहता है, काइनेटोकोर से। एक ऊपर में पोल होता है, एक नीचे में पोल होता है। ऊपर वाला पोल इस सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेगा स्पिंडल फाइबर से, और नीचे वाला इसको खींचेगा। समझ रहा है ना, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ रहा। इसका कुछ डायग्राम है, देखिए बायोलॉजी में अगर आपको हम डायग्राम दिखाएं तो देखिए ये डायग्राम कितना शानदार डायग्राम है। देखिए मेटाफेज में जैसे क्या होगा, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड है, देखो दो सिस्टर क्रोमेटिड, और इसमें क्या चीज से जुड़ा, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ। देखो इधर ऊपर खींच रहा है, इधर नीचे भी खींच रहा है। और जब ये मेटाफेज का बीच तो मेटाफेज में जा रहा है, और ये पूरा तरह से मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो इससे हो जाएगा, बीच में सब आ जाता है। कहाँ जाता है, बीच में। ये सारा क्रोमोसोम देखो ऊपर खींचा, ये नीचे खींचा है, खींचा के कहाँ जाता है, सब कहाँ जाता है, बीच में। कहाँ जाता है, अरे वो ये काइनेटोकोर से ऊपर खींच रहा है, क्या है, स्पिंडल फाइबर। क्या है, ये नीचे वाला स्पिंडल फाइबर से ये खींच रहा है नीचे वाले पोल में, समझ में आ रहा ना। तो डायग्राम दे देगा, परीक्षा में पूछेगा किसका डायग्राम बता दोगे, मेटाफेज का। नीट के परीक्षा में कई बार आया हुआ है ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज में जा रहा है, और मेटाफेज जब कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। आगे बताएंगे कल के क्लास में, ये जो प्लेट होता है ना, जहाँ पे सारा क्रोमोसोम बीच में आ जाता है, इक्वेटर क्या कहलाता है, और इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेट। ये हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। यही डायग्राम जो है आपको देखो यहाँ बनाया गया, तो कुछ इधर खींच रहा, कुछ इधर खींच रहा, इसमें देखो सब खींचा के बीच में आ गया। कहाँ गया जी, सब खींचा के कहाँ गया, ये थोड़ा इसको बीच में बनाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा बीच में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बीच में। समझ में आ रहा है ना जी, पूरा बीच में आ गया, ऊपर भी बीच में, समझा। तो ये जो मेटाफेज अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जो बाकी कंसेप्ट है मेटाफेज स्टेज का, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।